आपने जो गाड़ी टो करी थी, ऐसा मन क्यों बनाया आपने, मतलब क्या सोचा आपने उस टाइम पे? इसकी बैटरी से, ईवी कार की बैटरी से घर पे इन्होंने पावर की सप्लाई दी थी, वो कैसे दी थी वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर्दियों में इसकी रेंज और ज़्यादा कम हो जाती है, जो चीज़ शायद मुझे भी सरप्राइज के तौर पे सामने आई थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज परविंदर जी दोबारा से हमारे साथ है अपनी नेक्सॉन ईवी मैक्स के साथ। इन्होंने कई कारनामे करे हैं अपनी गाड़ी के साथ जो कभी आपने ना सुने होंगे ना ही सोचे होंगे। इनकी एक बार बैटरी ख़त्म हो गई थी, इन्होंने रीजनरेशन में बैटरी को चार्ज करा। वो कैसे? अपनी दूसरी गाड़ी के पीछे लगाकर। ठीक है, वो कैसे करा, क्यों करा और क्या उसका रिजल्ट आया, ये बाद में जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, इसकी बैटरी से घर पे पावर की सप्लाई दी थी। आप सुनिए दोबारा, इसकी बैटरी से, ईवी कार की बैटरी से घर पे इन्होंने पावर की सप्लाई दी थी। वो कैसे दी थी वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इस गाड़ी को कितना समय हो गया है और कितनी चली है ये गाड़ी? ये अराउंड 8 मंथ्स हो चुके हैं जी इसको गाड़ी को लिए हुए। 15,000 के करीब ये टोटल इसकी रनिंग हो चुकी है अभी। छोटा सा सवाल पूछूंगा, संतुष्ट हो? अच्छी तरह से संतुष्ट है, बिल्कुल जो सोचा था उससे अधिक मिला। अच्छा, रेंज कितनी मिल रही है ये बताइए, गर्मियों में, सर्दियों में, विद एसी, विदाउट एसी, विद हीटर? रेंज का सर क्राइटेरिया असल में इसमें अगर ईवी के बारे में बात करो तो शायद 10 से अब 15 फैक्टर आ जाते हैं। मोटा मोटा अगर डिस्कस करते हैं हम लोग तो सबसे पहले सिटी की बात करता हूँ। सिटी में अगर मैं इसको विद हीटर चलाता हूँ तो अराउंड 280 के करीब, 290 के करीब इसकी रेंज होगी। सिटी में अगर मैं इसको एसी के साथ चलाता हूँ तो 300, 310 तक भी इसकी रेंज आ जाती है। हीटर में कम आती है? हीटर में कम आएगी जी, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। हाईवेज की अगर मैं बात करूँ, हाईवेज पे अगर मैं 80 to 90 अगर गाड़ी को चलाता हूँ और इसका एसी ऑन किया हुआ है और 4 लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो अराउंड 270 to 280 किलोमीटर तक ये गाड़ी चलेगी। क्लेम करते हैं 400 प्लस, दुख नहीं होता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ये आप जब चलाओगे तब पता लगेगा आपको। फैक्ट ये है कि ये 280 मैक्सिमम आप लगा के चलो, और सर्दियों में इसकी रेंज और ज़्यादा कम हो जाती है, जो चीज़ शायद मुझे भी सरप्राइज के तौर पे सामने आई थी। अच्छा। बिकॉज सर्दियों में इसकी रेंज हमने नोट करी है, 4 लोग अगर इस पे बैठे हीटर चलाएं तो इसकी अराउंड 240 तक चली जाती है रेंज, नीचे आ जाती है। इस कंडीशन में कभी लॉन्ग ट्रिप करी है आपने? जी हाँ, रिसेंटली अभी 4-5 महीने पहले हम जयपुर गए थे। वो गर्मियों के मौसम में गए थे। खैर एसी इतना ज्यादा चलाया नहीं था हमने, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी, ठीक रहा वो भी ट्रिप, उसमें कोई ऐसा इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आई हमें। चलिए अब बात करते हैं आपके किस्सों की। इन्होंने बताया, बड़ा इंटरेस्ट आया सुनने में। आप हमारे दर्शकों को बताइए, आपने जो गाड़ी टो करी थी, ऐसा मन क्यों बनाया आपने, मतलब क्या सोचा आपने उस टाइम पे? देखिए, जब ये गाड़ी मैंने डिसाइड किया था हमने कि ये ईवी ही लेनी है, तो दिमाग में काफी क्वेश्चंस आए थे जो कि शायद बाकी लोगों के भी दिमाग में आते होंगे। यार गाड़ी ले लेंगे, फंस ना जाए कहीं। मतलब ईवी बैटरी और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप विद फैमिली जा रहे हो, आपको 400 किलोमीटर जाना है, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का प्लान है, तो डीजल और पेट्रोल की तो टेंशन ही नहीं, हर 10 किलोमीटर पे पंप मिल जाएगा आपको, आपने फिल कर लिया। लेकिन इस पे अगर मैं फंस गया का मतलब कि अगर इसकी रेंज 280 शो कर रहा है और मेरे को जाना है 250 किलोमीटर भी, तब भी दिमाग में एंग्जाइटी रहती थी। तो उस केस में अगर आप फंस जाओगे तो क्या करोगे? क्या आप इसको टो करके दोबारा किसी चार्जिंग स्टेशन पे लेके जाओगे, या घर आते आते 20-25 किलोमीटर दूर रह गया आपका घर, तो आप फिर इसको टो करके या घर से दूसरी गाड़ी मंगा के इसको लेके जाओगे? तो वो मन में कुछ शक था, उसको दूर करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। बिकॉज आपको जैसे पता है कि गाड़ी ये रीजनरेशन मोड पे इस गाड़ी की मोटर खुद डायनेमो बन जाती है। बिल्कुल सही बात। जब हम ब्रेकिंग लगाते हैं तो वो उसको एज ए जनरेटर एक्ट करती है, इसीलिए सिटी के अंदर इसकी एवरेज भी बढ़ जाती है, ब्रेकिंग ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो हमने उस कंसेप्ट को उठा के इसको टो किया। टो करते वक्त इसको रीजनरेशन मोड में इसको डाल दिया। ये नहीं कि आप गाड़ी को 60 की स्पीड पे भगाओगे तो जल्दी चार्ज होगी, जी नहीं। ये अराउंड 20 to 30 किलोमीटर की स्पीड से हमने गाड़ी को चलाया है, और 10 किलोमीटर तक गाड़ी को हमने फोर्ड फिगो से टो किया। अच्छा। उसके बाद इसकी रेंज 15% रेंज इसकी बैटरीज की बढ़ गई। 15% में कितनी चल सकती है गाड़ी? 15% अगर मैं इमरजेंसी में फंसा हूँ तो अराउंड 40 किलोमीटर तक तो बड़े आराम से मैं जाऊंगा जी। एक बार बैटरी बिल्कुल ड्रेन होके जीरो हो जाएगी तब रीजनरेशन काम करेगा? बिल्कुल करेगा जी। अच्छा। और एक चीज, रीजनरेशन की अगर बात कर रहे हैं, जैसे आप गाड़ी फुल चार्ज अपने 100 पे करी है तब काम नहीं करेगा, अराउंड 95% तक आप ले आओ तब ये काम करता है। सपोज आपने 100% गाड़ी को चार्ज किया, दूर जाना है, तो आपको ये प्लान करना चाहिए कि जहाँ पे रश कम हो, चाहे आप 10 किलोमीटर ऊपर से घूम के उस रोड से जाओ। अब वही बिकॉज आपकी रीजनरेशन ही नहीं यूज हो रही, तो बैटरी की आपकी रेंज नहीं मिलेगी आपको।
तो ट्राई करो कि आप बाहर से जाओ उसको लेके गाड़ी को, खाली रास्ते से, खाली रास्ते से जहाँ लेके पर जाओ ब्रेक कम जहाँ पर use हो। ब्रेकिंग की जरूरत ना पड़े, बिकॉज रीजनरेशन यूज करके ही इसका हमें फायदा मिलता है। सिटी में तब चलाओ जब रीजनरेशन यूज होनी है। अब दूसरे किस्से की बात करते हैं। इन्होंने इसकी बैटरी से पावर सप्लाई घर पे दी थी, जी वो जी किया कैसे? जी, ऐसा है कि दूसरी अगर आप देखें, जैसे इसका ईवी की दूसरी गाड़ी आ रही है, BYD आती है, उसमें V2L फीचर होता है, व्हीकल टू लोड। व्हीकल टू लोड में बेसिकली होता क्या है कि इसकी जो मेन बैटरीज होती हैं 350 वोल्ट्स की, उन बैटरी से वो आउटपुट 220 AC कन्वर्ट करके एक आपको प्लग पॉइंट लगा देते हैं गाड़ी में, जिससे कि आप घर का सारा लोड चला सकते हो अलग से लाइट जाने पे। लेकिन इसमें वो फीचर नहीं था। हमने क्या किया, इसकी गाड़ी की ऑक्सिलरी बैटरी, जो कि 12.2 वोल्ट या 3 वोल्ट हमेशा रहती है फुल चार्ज हो, उस पे एक सिंपल इन्वर्टर 500 वाट कह सकते हो या 600-700 VA का इन्वर्टर जो नॉर्मल मिलता है वो लगा दिया। अच्छा। वो लगा, आप ये सोचोगे कि वो तो बैटरी डाउन हो जाएगी, जी नहीं। मैंने गाड़ी को ऑन किया, ऑन करके जब उस इन्वर्टर को हमने लोड डाला तो बैटरी के टर्मिनल पे वोल्टेज हम चेक करते रहे। जैसे ही बैटरी की टर्मिनल की वोल्टेज डाउन हुई, ऑक्सिलरी बैटरी की मेन बैटरीज 380 वोल्ट्स वाली इसको चार्जिंग देनी शुरू कर दी उसने। अच्छा। तो ये मैंने, जी हाँ, इसको 2 घंटे तक मैंने अपना लोड डाल के रखा 500 वाट का कंटिन्यूअस, और 2 घंटे तक लगातार इस पे टर्मिनल पे 15 वोल्ट आते रहे। मतलब बैटरी जो ऑक्सिलरी बैटरी है, इसको इसकी मेन बैटरी चार्ज करेंगी जब तक आप उस पर लोड डाल के रखोगे। तो मोटा मोटा अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं, अगर आप 100% बैटरी चार्ज करी हुई है, घर पे लाइट चलेगी, आपने 500 वाट का लोड इस पे लगा रहे तो 48 से 50 घंटे तक आप लगातार उसको यूज कर सकते हो बैटरी की। अच्छा। एक तरह से मैंने इसकी मेन बैटरी को यूज कर लिया। बड़े अनोखे कारनामे। और इसका यूटिलाइजेशन कहीं हो सकता है? जी, यूटिलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपके घर है, घर में तो वैसे ही इन्वर्टर रहता है। घर में इन्वर्टर, सपोज सुबह से लाइट गई है, शाम तक लाइट नहीं है, अब रात को फंस गए हम लोग, पंखे चला लो जितने चलाने, बाकी चीजें बंद कर दो, लोड कम करेंगे। इस पे ये टेंशन नहीं, घर पे आप कंटिन्यूस चला सकते हो इसको। अगले दिन 20 घंटे 25 घंटे में तो लाइट आ ही जाएगी। प्लस जैसे आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो पहाड़ी इलाके में या कहीं और, आपने कैंपिंग करनी है, तो आप वहां पे वो इन्वर्टर रख के साथ लेके जाओ, म्यूजिक सिस्टम लगाओ, लाइटिंग करो, जो मर्जी करो, आप फैन वगैरह चला सकते हो उस पे। वैसे ये सारी चीजें ना सर ने प्रैक्टिकली अपने चैनल में करके दिखा रखी है। टेक्नो पैरी नाम से इनका चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है चैनल का। अच्छा, अब एक बात बताइए, कमियां क्या क्या लगती है आपको इस गाड़ी में, और क्या क्या होना चाहिए जिस प्राइस सेगमेंट में ये आती है? आपने वैसे बताइए कितने पैसे खर्च करे हैं, ऑन रोड कोई सब्सिडी वगैरह मिली है आपको? सब्सिडी बेसिकली गाड़ी तो मैंने चंडीगढ़ से ली है, चंडीगढ़ का नंबर है इसका, लेकिन गाड़ी मैंने पंजाब से खरीदी, इसलिए मेरी सब्सिडी रह गई इस पे। कितनी रही? अराउंड 2 लाख का फर्क पड़ गया जी। यही गाड़ी अगर मैंने चंडीगढ़ किसी डीलर से ली होती तो मुझे 2 लाख की सब्सिडी मिलनी थी, बिकॉज मेरे से बाद भी मेरे कई जानने वालों ने गाड़ी चंडीगढ़ से खरीदी, चंडीगढ़ का नंबर था, उनको 2 लाख की सब्सिडी मिली है। 2 लाख में आप कितना चला लेते गाड़ी? ये भी देखिए। 2 लाख में 2 लाख किलोमीटर चला लेता जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपको टेंशन नहीं है बैटरी की? काफ़ी लोग, जैसे हम ईवीज पे वीडियो बनाते हैं, बहुत लोगों के सवाल रहते हैं जी जी। कि यार 8 साल के बाद क्या होगा, गाड़ी कूड़ा हो जाएगी, बैटरी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। ये सवाल आपके दिमाग में थे लेने से ये पहले? बिल्कुल जी। ये बैटरी की लाइफ की 8 साल की इसकी गारंटी होती है, बैटरी की प्लस इसकी मोटर की। राइट। तो 8 साल के बाद हम क्या करेंगे, 9वें साल 10वें साल में मेरे को जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, पता नहीं 5 लाख की, 6 लाख 7 लाख की कितने की बैटरी मिलेगी। मेरे दिमाग में भी ये चीज़ थी, और आई थिंक बाकी जितने दर्शक देख रहे हैं या जिनका विचार है अभी गाड़ी लेने का, सबके दिमाग में ये बात होगी। बिल्कुल है। तो ये लेने से पहले मैं कुछ चीज़ें स्टडी करी थी इसकी बैटरी के बारे में। सबसे पहले बता दूं, ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी होती है, LFP। तो जनरली लिथियम आयन बैटरीज आती है, लिथियम आयरन फॉस्फेट होती है। राइट। थोड़ी डिफरेंट होती है उससे, इसकी साइकिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चार्जिंग साइकिल। तो अगर मैं बैटरी की लाइफ के बारे में डिस्कस करूं आपके साथ, तो बैटरी कितने किलोमीटर तक चलती है इसकी, सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आप इसकी 3000 साइकिल्स है इसके, चार्जिंग साइकिल। अब मैं इसकी रेंज अगर 250 भी पकड़ता हूँ वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में, कि 250 किलोमीटर ही गाड़ी चलेगी, उससे आपकी 100% बैटरी ड्रेनेज हो जाएगी। इसका मतलब मैंने एक चार्जिंग पे 250 किलोमीटर गाड़ी को चलाया है, और 3000 साइकिल है इसके, 3000 × 250,
वो बनेगा आपके 7,50,000। तो 7.5 लाख किलोमीटर तक इसकी बैटरी की कैपेसिटी है चलने की। ये तो मैंने आपको किलोमीटर में बता दिया। अब मैं अगर लाइफ की बात करूं कितने टाइम तक बैटरी चलेगी, अगर कंटिन्यूअस आप इसको से 120-125 किलोमीटर चलाते हो गाड़ी को रोज डेली का रोज डेली की, जो कि जनरली हायर एवरेज में ले रहा हूँ बहुत ज्यादा, 10-15-20 किलोमीटर से ऊपर कोई 50 किलोमीटर मैक्सिमम रख लो। टैक्सी अगर कोई चलाएगा तो टैक्सी में आप मान सकते हो कि 125 तक रोज की उसकी रनिंग होगी। 125 का मतलब हुआ कि मैंने 2 दिन लगातार गाड़ी चला ली तो 250 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो मेरा एक साइकिल खत्म होगा। 2 दिन में एक साइकिल खत्म हुआ। लगातार मैं गाड़ी को चलाता जाऊंगा तो 2 गुना 3,000, मतलब टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं 6,000 हो गया। 6,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 125 से तो आपके अराउंड 16 साल बन जाते हैं उसमें। 16 साल तक आपकी गाड़ी ये प्रॉपर, इसकी मैं जो लाइफ की अगर बात करूं 16 साल तक इसकी लाइफ बनती है। अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, 15,000 किलोमीटर आपने गाड़ी को चलाया जी। है, आपने थोड़ा सा भी रेंज में कमी पाई है गाड़ी में? देखिए ये चीज़ें ना अभी प्रैक्टिकली आप सोचो तो पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, बिकॉज हर बार आप डिफरेंट सिनेरियो में गाड़ी चलाओगे। कभी मैं अकेला चला रहा हूँ, कभी मैं 2 बंदे चला रहे हैं हम लोग, कभी 4 लोग चला रहे हैं, और कई बार मैंने एसी नहीं चलाया, कई बार मैंने हीटर चलाया। तो सेम एप्पल टू एप्पल मैचिंग नहीं हो सकती, इसको कंपेयर करने वाली बात तो काफ़ी टफ है ये आपका क्वेश्चन। ये अभी मे बी इसको आप प्रैक्टिकली ट्राई करो तो पता लगेगा। तो वो चीज़ अभी दिमाग में आई नहीं है, ना ही हमने कभी करी है, इतनी प्रिसाइजली बता नहीं सकते। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो फैक्टर आपकी अगर गाड़ी की हवाई कम है, सपोज टायर प्रेशर कम है, उसी से रेंज का 10-15 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। मैंने ऑब्जर्व नहीं करी ऐसी सच। गाड़ी में कमियां? कमी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, फीचर कह सकता हूँ। जो कुछ फीचर्स जैसे आप कहते हो एडिशनल मुझे मिल जाते। एक तो जैसे मैंने आपको बताया था V2L व्हीकल टू लोड वाला इसमें ऑप्शन अगर दे सकते थे, बिकॉज प्राइसिंग के हिसाब से। दूसरी चीज अगर आप देखें इसके बैक साइड में एक आपको ये जहाँ से चार्जिंग हो रही है, आप केबल्स देखें, यहाँ से नीचे से केबल दिख रही है जी, ये केबल्स यहाँ तक आ रही हैं। यहाँ से बिल्कुल नीचे से बैटरी, इसका बैटरी बैंक लगा हुआ जिसके नीचे से केबल जा रही है, ओपन है ये। अब ये यहाँ पे लगी हुई है, तो जो केबल आप पीछे से देख रहे थे चार्जिंग वाली केबल्स, ये यहाँ पे आ जाती हैं, और ये इसका चार्जिंग यूनिट है। अब बैटरीज हमारी नीचे पीछे लगी हुई हैं, इसके बिल्कुल नीचे बॉडी के नीचे सीट्स के नीचे लगी हुई हैं। चार्जिंग वाला पॉइंट वहाँ दिया गया, वहाँ से केबल इतनी रन होकर यहाँ आ रही है। अच्छा। तो रादर देन इतना लंबा यहाँ से लेके गए ओपनली, उसको चार्जिंग पॉइंट इनको आगे देना चाहिए था। एक तो उनका भी खर्चा कम होता, प्लस वहाँ पे रिस्क है चूहों का, या ओपन है किसी तरह से कोई एक्सीडेंट हो गया, केबल कट हो सकती है, शॉर्ट हो सकता है। ये केबल यहीं से यहीं पे, जैसे बाकी गाड़ियों में BYD MG में है, उनके आगे से होती, फ्रंट से चार्जिंग होती है। तो वो चीज अगर देते तो ज्यादा बेटर था। तो तीसरी चीज एक अंदर जैसे इसका गियर शिफ्टिंग वाला है, नॉब है, जो नॉब है उसमें लैगिंग है, उतना क्विक नहीं है जी, लैगिंग है, टाइम लगाता है गियर शिफ्ट करने में, उसमें दिक्कत आती है। वो रादर देन नॉब काफी ध्यान से देख के चलाना पड़ता है। आप गाड़ी चला रहे हो तो एक तरह ध्यान पूरा उधर जाता है, अदरवाइज सीधे अगर उसका लीवर लगाओ वो ज्यादा बेटर था। और एक बात है जी, इसमें हम हिल्स में एक बार गए थे, तो हिल्स में जनरली ये लोगों के दिमाग में होता है कि हिल्स में इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। अदरवाइज अगर पावर की बात करें तो पावर बहुत है गाड़ी में, हिल्स में चढ़ जाएगी, लेकिन जैसे आप चढ़ाई पे कहीं ब्रेक लगा दिया आपने तो आपको जर्क नहीं मिलेगा दोबारा चलने के लिए। रीजन बीइंग इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल वाली जो ऑप्शन है वो मैनुअली नहीं दी गई, वो परमानेंट ही है, वो जाम हो जाता है वहीं पे। आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते? स्विच ऑफ नहीं कर सकते। जैसे बाकी गाड़ियों में आप ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, स्विच ऑफ किया तो गाड़ी चल जाएगी किसी तरह से, प्रॉपर पावर मिलती है, गाड़ी चढ़ जाती है। लेकिन इसमें वो चीज नहीं है, वो स्विच इनको देना चाहिए था, मैनुअल कर देना चाहिए था। आपको दिक्कत हुई? जी हाँ, उसमें दिक्कत आती है। हिल्स में जब आप कहीं ब्रेक लगा दो फिर आपको वो काफी ज्यादा, आई थिंक उस हिल्स की डिग्री अराउंड 40 डिग्री की चढ़ाई थी। जनरली लोग 30-25 डिग्री तक के हिल्स में जाते हैं, काफी ज्यादा स्टीप थी वो, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। वो फीचर अगर इसमें दे रहे तो ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता। आपने एक बार बताया था कि आप जयपुर गए थे इस गाड़ी को लेकर, काफी दूर है, 500 प्लस है, 2-3 बार आपको गाड़ी चार्ज करनी पड़ी होगी। तो कैसे मैनेज करा आपने, हाईवे पे कैसे चार्ज किया आपने गाड़ी? जाते हुए मुझे प्रॉब्लम एक आध जगह पे आई होगी, लेकिन आते हुए मुझे चार्जिंग पे, जैसे से करनाल हम रुके, हमने प्लान किया था चलो अब यहाँ से चले हैं 70-80 किलोमीटर पे करनाल आ जाएगा, वहाँ चार्जिंग कर देंगे, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी चार्जिंग यूनिट पे 2 गन्स लगी थी, दोनों बिजी थी और 1 घंटे के बाद फ्री होनी थी। फिर हम 1 घंटा वेट नहीं कर सकते थे, फिर फर्दर आगे सिटी के अंदर, करनाल के अंदर जाके हमने चार्जिंग करी। तो
चार्जिंग जो आउटडोर डीसी चार्जर लगे होते हैं इनकी अभी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। विजा वेज अगर मैं देखूं गाड़ियां सड़कों पे आती जा रही हैं लेकिन चार्जिंग यूनिट इतने ज़्यादा चल नहीं रहे, लगे हुए हैं चल नहीं रहे। इसमें मैं आपको बताऊं, मैंने टाटा, BHEL कंपनी, टाटा कंपनी और एक आध कंपनी थी जिसके चार्जर 50% ही चलते देखे। अच्छा। सिर्फ यस स्टैटिक का चार्जर मैं क्लेम करता हूं कि मेरे को 90% अवेलेबिलिटी उसकी मिलेगी जहां भी जाऊंगा, बिकॉज स्टैटिक के जहां भी चार्जर लगे थे हमें रनिंग कंडीशन में मिले थे। और आप ऐप पे देखते हो ऑनलाइन तो आपको रनिंग उसकी प्रॉपर दिखा देता है इन यूज़ है या फ्री है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कभी भी आउटडोर जब प्लान करना है डिपेंडेंट ना रहे कि हाँ जी मैंने प्लान कर लिया 200 किलोमीटर तक जाना, 100 किलोमीटर यहाँ से चार्ज कर लूँगा। अभी इंडिया में वो चीज़ उस लेवल तक नहीं पहुँची चार्जिंग वाली। मेरे हिसाब से ना जो डेंसिटी है चार्जर्स की सिटी में ज़्यादा है हाईवे के कंपैरिजन में, जबकि हाईवे में ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सिटी के अंदर तो लोग अपने घर पे भी चार्ज कर लेंगे जी, है ना। ये थोड़ी सी कमी है, हाईवे में जो चार्जर की संख्या है थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए जी। लेकिन जितने चार्जर लगे भी हुए हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं चल रहे। सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि टाटा कंपनी जो कि इतनी बड़ी अपने मैं अब आप बोलोगे कि कंपनी की बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट को इस पे जोर लगाना चाहिए कि उन्होंने गाड़ियां तो बेच दी, उनके अपने चार्जर नहीं चल रहे, हम बाकियों को क्यों ब्लेम करें। सही बात है। तो एटलीस्ट कंपनी को अपने चार्जर का स्टेटस चेक करना चाहिए ऑनलाइन कि हाँ जी कितने चार्जर मेरे लगे हुए सिटी में और कितने चल रहे हैं। लॉन्ग ट्रिप की बात हम कर ही रहे हैं तो आप ये बता दीजिए कि कॉस्ट क्या आती है पर किलोमीटर, फास्ट चार्जर से करते हैं उसके बाद, और जब आप घर से चार्ज करते हैं उसके बाद क्या आती है कॉस्ट। तो अगर आप कॉस्ट की बात करें तो मोटा मोटा हिसाब था आप ये रखें कि जब मैं 0 से लेके इसको 100% तक घर पे चार्ज करता हूँ तो मेरे अराउंड 40 to 45 यूनिट की कंजम्पशन होती है। 40 to 45 यूनिट मीन्स आप 7 रुपये यूनिट, अगर आपका आप किस स्टेट में रहते हो उस पर डिपेंड करता है। 7 रुपये यूनिट के हिसाब से लगा लो तो 300-350 रुपये में आपकी गाड़ी फुल टैंक बोल सकते हो आप। अगर आप घर पे चार्ज करते हो 1.25 रुपये। यही चीज़ अगर आप बाहर चार्ज करते हो किसी भी डीसी चार्जर फास्ट चार्जर पे तो आजकल जो यूनिट रेट चल रहा है वो 15 to 20 रुपीज़ है। कहीं पे 18 रुपये पर यूनिट क्लेम लेंगे वो आपसे, कहीं 15 कहीं 20 है। इंक्लूडिंग GST 22-23 भी पहुंच जाते हैं। जी 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 जी। कई जगह पे आपको सस्ते भी मिल जाएंगे, कई जगह पे आपको कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो एक चीज़ इसमें मैं कहने वाला था जो मेरे दिमाग में घूम रही थी कि जैसे आपने गाड़ी नहीं ली है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि यार अब मैंने गाड़ी ले ली, हाईवे पे जाना है, मेरे को चार्जिंग का पता ही नहीं कहाँ से करनी, बाहर कौन कौन से लगे, बिकॉज डिफरेंट कंपनीज के चार्जर लगे होते हैं। स्टैटिक का, टाटा का, BHEL और फोर्टन का। जी फोर्टन का हो गया, वो भी अच्छा है। यस वो भी अच्छा चलता है। और ऐसी कंपनी को मैं अलग अलग ऐप पहले तो इंस्टॉल करूंगा, फिर हर एक ऐप में देखूंगा जाके कि यार मैंने वहां जाना किस किस का चार्जर कहाँ लगा हुआ, कौन सा रनिंग कंडीशन में। तो पर्टिकुलर एक कंबाइन करके ऐप बना है प्लगशेयर। प्लगशेयर एक कंपनी है जो कि चार्जर प्रोवाइड नहीं करती फैसिलिटीज। वो सारे ऐप्स, सारी कंपनीज के जितने चार्जर हैं उसकी लोकेशन वहां पे अपडेटेड आपको मिल जाएगी। प्लगशेयर जो कि आप यूएस में टेस्ला जितनी गाड़ियाँ चलती हैं यूएस की सारी उस आप देख सकते हो उस ऐप पे आपको मिलेंगी। ऐसे ही इंडिया में भी इन्होंने शुरू किया और बहुत अच्छा ऐप है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। अच्छा अच्छा। यस आप प्लगशेयर पे एक खासियत ये है उस ऐप की, आप कंपनीज का तो आपको पता लग जाएगा। आप जब घर से जाते हो आप अपने लैपटॉप पे वो प्रोग्राम पूरा उस पर डाल सकते हो कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और वो आपको प्रॉपर बता देगा, एलिवेशन बता देगा। आपने शिमला जाना है चंडीगढ़ से, वापसी आपने आना है चंडीगढ़, तो आप जाते वक्त हाइट पे आपकी कितनी बैटरी कंज्यूम होगी, कहाँ कहाँ पे चार्जर है, आपको अलार्म भी आएगा कि यहाँ पे इस कंपनी का चार्जर लगा, इसको आप चार्ज कर सकते हो। अच्छा। उसकी एलिवेशन भी आपको, आप प्लेन्स में जैसे जाते हो सपोज, बड़ी मज़ेदार बात है, मान लो आप A पॉइंट से B पॉइंट गए हो प्लेन्स में, तो आप जाते हुए आपको मिल गई उसकी 280 की रेंज। आप कहोगे यार कोई बात नहीं चार्ज कर लिया 280, वापसी में भी इतना ही लगेगा, 5-10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। कई बार एलिवेशन आपकी इतनी फ़र्क होती है आपको रेंज का 20-25 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है। सही बात। तो वो उस ऐप में आप देख सकते हो सारा कुछ, बड़े क्लियरली पता लग जाता है कि आपकी इतनी % बैटरी कंज्यूम होनी। सर अगर एक तरीके से देखा जाए आपकी पेट्रोल कार और ये जो EV गाड़ी है जी, इसमें रूट प्लान करने में, ट्रिप प्लान करने में काफ़ी तामझाम है जी। अभी समय आगे है क्या EV लेने का, आपको क्या लगता है? जी मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ जिन लोगों को शौक है प्लस थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है, बिकॉज जब ये चार्जर सड़कों पे आ जाएंगे आपको बड़े इजीली अवेलेबिलिटी दिखेगी, तब आम
जो इंसान है वो सोच सकता है यार अब निश्चिंत होकर ले लो गाड़ी, अभी वो टाइम नहीं है अभी, बिकॉज जिसके पास प्लानिंग अच्छी तरह से कर सकता है, जिसको नॉलेज है थोड़ी बहुत ईवी के बारे में, अभी वही ले। इंडिया में 2-3 साल लगेंगे जब तक पूरे चार्जेस आ जाएंगे और जो इसमें कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएं। और एक बात आपको मैं बताना भूल गया था, इसमें और एक कमी है, कमी कह लो या उसको आप मॉडिफिकेशन कह लो, जो कंपनी को करनी चाहिए कि जो इसके साथ जनरल स्टैंडर्ड चार्जर मिलता है 3.2 किलोवाट का और मैक्स के साथ आपको 7.5 किलोवाट का मिलता है। ठीक है। लेकिन सपोज किसी के घर पे सोलर लगा हुआ है, 3-4 किलोवाट का भी सोलर लगा हुआ है, ऑफ ग्रिड अगर मैं यूज़ करता हूँ उसको, तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ मेरे घर पे, उस टाइम पे घर का लोड इतना नहीं होता तो बाकी मेरी सोलर की एनर्जी वेस्ट जाती है। अगर मेरे पास ऐसी प्रोविज़न हो कि मैं अपने चार्जर को 1 किलोवाट में कन्वर्ट कर सकूं, 3 वाले को, जो कि मार्केट में अब शायद एक्सिकॉम करके कंपनी है वो प्लान कर रही है लॉन्च करने का, और 1-2 टेस्ला के चार्जर आते हैं जो कि 1 किलोवाट के होते हैं, गाड़ी इसी साइज़ की होगी, इसी कैपेसिटी की होगी। तो अगर कुछ ऐसी प्रोविज़न मिल जाए कि हमें 1 किलोवाट का चार्जर मिल जाए, उससे हम सोलर पे घर पे जब लाइट गई हो सोलर की यूटिलाइज कर सकेंगे, पावर फ्री की गाड़ी चार्ज होगी आपकी तरफ। सही बात है। वो चीज़ चाहिए इसमें। तो ये तो था ओनरशिप एक्सपीरियंस, और गाड़ी चलती कैसी है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वो बार बार रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। और काफ़ी अच्छे इनपुट दिए सर आपने, और आपने जो कारनामे किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, मैं कहना चाहूँगा वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। थैंक यू। इनसे थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होती है कि आप अपनी चीज़ को कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।